दोस्तों, भविष्य में 2-3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसके हिसाब से क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, क्या किया जाए, इसको लेकर मन में एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो हमें लगा कि हम अपने विचारों को लेकर आपके बीच में एक बार पुनः उपस्थित हों। दोस्तों, आने वाले समय में आप अगर सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप 2 बड़ी परीक्षाओं को देने जा रहे हैं। पहली तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा और दूसरी आरओ एआरओ 2021 की परीक्षा। तो खास करके प्रीलिम के आधार पर हम किस तरीके की तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। आज इसी मुद्दे पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ टॉपिक को समझेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण 3 विषय रहे हैं उनसे लगातार नंबर्स क्या हैं बढ़ते रहते हैं। एक उनमें महत्वपूर्ण यह है कि ज्योग्राफी का सेगमेंट, और ख़ास करके ज्योग्राफी में अब वो कर क्या रहा है कि इन्वायरमेंट को ऐड कर दे रहा है, और दूसरा इतिहास, और तीसरा पॉलिटी। इन तीनों को अगर हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद करंट अफेयर पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। जो अभी तक का औसत रहा है ज्योग्राफी से इस समय थोड़ा सा पिछले 2 वर्षों में गिरावट आई है। मूलतः ज्योग्राफी से वो 15 के क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है, जबकि हिस्ट्री बीच में बढ़ी थी 22 क्वेश्चन के आसपास। पॉलिटी बढ़ी थी, इस समय पॉलिटी थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चन में रह जा रहा है। तो आप देखेंगे 60 क्वेश्चन का जो एक बड़ा सेगमेंट है वो लगभग ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री ही कवर कर रहे हैं, और 25 क्वेश्चन से ज़्यादा हर बार करंट अफेयर का सेगमेंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आशय ये हुआ कि लगभग 85 से 90 क्वेश्चन हम इन सब्जेक्ट से उठा सकते हैं आसानी के साथ। हमने पॉलिटी के कुछ वीडियोस आपको दिए थे, वहाँ पर मंत्री परिषद तक हमने समाप्त किया था। मंत्री परिषद से आगे हमें थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है, तो उसको हम जल्दी ही आपके बीच में लेके आएंगे। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं आपके लिए, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी को लेकर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में भेद रहता है, क्या किस तरीके से पढ़ा जाए। किताबों में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और जो पूछा जाता है वो अलग होता है, थ्योरी का पार्ट अलग होता है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी का एक पोर्शन विशेष नहीं है कोई, उसको आप 2 मुख्यतः भागों में बांटेंगे। पहला तो वो भाग जो हम पढ़ते हैं, अर्थात उसको समझने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं वह पार्ट। दूसरा वह भाग जहाँ से इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, खास करके यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित आरओ या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा। देखिए, है क्या कि हम अपने थ्योरीज के माध्यम से जो बताई गई हैं उसको समझकर फैक्ट को हम अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ थ्योरीज को समझते रहते हैं और फैक्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज के सेशन में हम थ्योरी के साथ साथ फैक्ट पे भी बल देंगे कि किस तरीके से हम पढ़ें कि अच्छा स्कोर यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा में कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को। आज के सेगमेंट को लेकर मैं आपके बीच में योगेंद्र तिवारी उपस्थित हूं और स्वागत करता हूं आपका योगेंद्रा टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आज आप पूरा सेशन देखेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मूलतः दोस्तों, जैसे कि मैंने बात किया, ज्योग्राफी पे हम बात करेंगे, ज्योग्राफी के सीक्वेंस को आसानी से समझेंगे। तो ज्योग्राफी शुरू करने से पूर्व एक अवधारणा मैंने आपको बताई कि थ्योरी वाली है, और दूसरी अवधारणा मैंने बताई कि फैक्ट वाली है। आप पीसीएस आरओ किसी भी परीक्षा में देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या हैं, फैक्चुअल बेस पर ही पूछे जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को करने के लिए कहीं कहीं आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी जरूरी है। अर्थात अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए ड्रॉबैक साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा। देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी का आशय समझते हैं। मैंने आपको जब पॉलिटी शुरू किया था तब भी बताया था कि किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व हमें उस विषय को क्यों पढ़ना है ये हमें जानना है। आप अधिकारी बनकर जिन भी सेक्टर्स में जाएंगे वहाँ की जलवायु, मौसम, मृदा, खनिज, जनजातियों, झीलों, नदियों आदि के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएंगे।
नहीं तो होगा क्या कि योजनाएं धरातल पर सही रूप में लागू नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम ज्योग्राफी को मुख्यतः पढ़ते हैं, खास करके प्रशासनिक स्तर पर। प्रशासनिक स्तर की ज्योग्राफी अलग तरीके से चलती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जहाँ पर भी आप अपॉइंट किए जाएंगे वहाँ के लिए उस विशेष सेगमेंट की जानकारी होनी आपको ज़रूरी है। कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के सेक्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की मृदा किस तरीके से है, अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो वहाँ के लिए किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अगर आप देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका आप चित्रण समझिए है क्या। ज्योग्राफी में एक वर्ड लगा हुआ है जियो, दूसरा वर्ड लगा है ग्राफी। हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। इतना तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। देखिए, जियो शब्द जहाँ जहाँ भी लगा है, चाहे वह जियोग्राफी हो, चाहे वह जियोमेट्री हो, चाहे वह जियोड हो, जहाँ पर भी जियो शब्द लगा हुआ है, इसका सीधा सा आशय है कि वहाँ पर जो केंद्र बिंदु में अध्ययन के रहने वाला है वह कौन है, पृथ्वी है। वहाँ पे जो केंद्र बिंदु में रहेगा वो पृथ्वी ही रहेगी और पृथ्वी से संबंधित हमें चीज़ों को पढ़ना होगा। ग्राफी का आशय होता है चित्रण, अर्थात हम भूगोल के तहत पृथ्वी के चित्रण से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी में किस तरह की संरचनाएं बनी हुई हैं, पृथ्वी का निर्माण किस तरह का से हुआ है, पृथ्वी पर किस तरह से नदियां बह रही हैं, किस फ्लो में बह रही हैं, चट्टानें किस तरीके से वितरित हैं। साथ ही साथ इसी में खगोलकी का भी थोड़ा सा हम पोर्शन पढ़ते हैं। हालांकि आप देखेंगे शुरू में खगोलकी और ज्योग्राफी एक ही था, परंतु वर्तमान में खगोलकी और भूगोल की दो अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा अध्ययन हम खगोलकी का भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के इस विशेष सेशन को। इसमें हम ज्योग्राफी से संबंधित विभिन्न टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद खगोलकी की एक विशेष शाखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम सौरमंडल, ब्रह्मांड का निर्माण, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लैमेटियर के बारे में, ग्रहों का निर्माण किस तरीके से हुआ, उपग्रह कितने हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में आपको हम एक दो बिंदु दे देते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ से पूछता है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। एक आसान सा मुद्दा है ज्योग्राफी शब्द के बारे में, तो इसको याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था। इरेटोस्थनीज, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो प्रीवियस जो साल के जो प्रश्न पत्र रहे हैं उनमें आप देखेंगे तो लगातार पूछा जाता रहा है। दूसरा बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण कि ज्योग्राफी का पिता कौन है। इसको याद रखिएगा, हिकैटियस है। जिन नामों को आप सबसे ज़्यादा भूलते हैं उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और उनसे ज़्यादा रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। ना तो आपको ये पढ़ना आराम कुर्सी वाला कौन था, ना तो आपको दूसरी चीज़ें अन्य चीज़ें पढ़नी है। जो मैं लिखूँगा उतना ही आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने, और ज्योग्राफी के पिता कौन है, हिकैटियस। इसको याद रखिएगा। तीसरा बिंदु यहाँ पे है, एक नाम आता है एनाक्सिमेंडर का। एनाक्सिमेंडर वह व्यक्ति है जिसने दुनिया का मैप सबसे पहले बनाया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एनाक्सिमेंडर। इस प्रश्न को दूसरी तरह से एक पूछा गया है कि दुनिया का पहला मानचित्रविद कौन है, तो एनाक्सिमेंडर। अब जब मैप बनाया गया तो उस मैप पे सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया, टॉलमी ने। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि भारत को सबसे पहले किसने दर्शाया उस मैप पे, टॉलमी ने। तो मैंने आपको 4 फैक्ट यहाँ बताए हैं। इन 4 फैक्ट्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। पहला, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज कौन है, ज्योग्राफी शब्द इन्होंने दिया है। दूसरा, हिकैटियस। हिकैटियस कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के पिता हैं। तीसरा, एनाक्सिमेंडर, विश्व के पहले मानचित्रविद हैं, अर्थात इन्होंने दुनिया का सबसे पहले मैप बनाया था, नक्शा बनाया था। तीसरे हैं टॉलमी। टॉलमी कौन है, इन्होंने उसी नक्शे पर भारत को सबसे पहले बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चर्चा के बाद हम सीधे मूव करेंगे खगोलकी की तरफ। ठीक है, आइए देखिए, खगोलकी के तहत हम क्या अध्ययन करते हैं, पूरे खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में जितना पार्ट है उसको आज हम पूरा कवर करेंगे। याद रखना है कि ज्योग्राफी बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे बहुत ब्रॉड है, पॉलिटी आप पढ़ेंगे बहुत ब्रॉड है,
उनमें से आपको ऐसे बिंदु निकालने हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप पढ़ने बैठें अपने सिलेबस के साथ बैठें और जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा पढ़ाई करें। आइए बढ़ते हैं खगोल की तरफ। देखिए, जब सबसे पहले खगोल शास्त्र की बात हुई तो शुरू में क्या हुआ, खगोल शास्त्र ज्योग्राफी का ही हिस्सा था। यूनान वाले मुख्यतः क्या थे, ज्योग्राफी और खगोल शास्त्र दोनों को लेकर यही आगे बढ़े थे शुरू में। ठीक, भारतीयों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो डिस्प्यूटेड मामला है, और अरब प्रायद्वीप के लोगों का भी योगदान रहा है। अर्थात हम देखें तो ज्योग्राफी और खगोल की जो मुख्य रूप से योगदान रहा है यूनान अर्थात वर्तमान समय का ग्रीस आप ले लीजिए मुख्यतः, और अरब प्रायद्वीप आप जान ही रहे हैं सऊदी अरब के नेतृत्व में, और दूसरा भारत। तो ये तीन बिंदु ऐसे थे जो ज्योग्राफी और खगोल की को रेगुलेट करते थे एक तरीके से। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके यूनान और अरब के भूगोलवेत्ताओं ने इस तरीके से अपने तर्कों के माध्यम से ज्योग्राफी और खगोल की को दोनों को अलग कर दिया। अर्थात भूगोल और खगोल की क्या होंगे, दो अलग अलग शाखाएं होंगी। सबसे पहले जब हम भूगोल के बारे में सोचते हैं तो हम चाँद सितारों के बारे में सोचते हैं। हमारे दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि ये पृथ्वी कैसे बनी, ये चाँद कैसे बना, ये तारे कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, क्या ये सूर्य कितने दिनों तक रहेगा, या इस सूर्य की उम्र कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सूर्य हमारे ऊपर गिर जाए, ये तारे हमारे ऊपर गिर जाएं, ये पृथ्वी समाप्त हो जाए। तो है क्या कि अलग अलग धर्मों में भी इस तरीके की बातें कही गई हैं कि पृथ्वी की उम्र इतनी है, इतने साल बाद ये कलयुग आ जाएगा, इतने साल बाद जलजला आ जाएगा, इतने साल बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का जो हल देती है हमें वह खगोल की है कि इनका आखिर एक्चुअल में कितना वजूद है, कितनी इनमें सत्यता है। तो आइए चर्चा करते हैं हम ब्रह्मांड के निर्माण पर। ब्रह्मांड, जैसा कि हमारे उपनिषदों में कहा गया है, सर्व खलविदम ब्रह्म, हम ईश्वर को हमेशा ब्रह्म शब्द से डिनोट करते हैं। और ईश्वर का समेकित एक बड़ा रूप ही क्या है, ब्रह्मांड है। अर्थात स्वयं ईश्वर जब कह रहे हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, हर एक जगह ब्रह्म है, अर्थात हर एक चीज ब्रह्मांड से मिलकर बनी हुई है। ये तो हमारी सांस्कृतिक रूप से परिभाषा हो गई। परंतु वहीं दूसरी तरफ देखें तो कई भूगोलवेत्ताओं ने, भूगोलवेत्ता अर्थात जो भूगोल के बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन नॉलेज रखते हैं, तो कई भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग तरीके से पृथ्वी या यूँ कहें कि ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज को दी हैं, अपने अपने सिद्धांतों को दिया है। परंतु उनमें से जो सबसे ज़्यादा सिद्धांत लोकप्रिय है वह है बिग बैंग थ्योरी। इसको दोस्तों याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी। ये क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी के क्षेत्र में ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित। इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, अभी आपको हम एक बार बताएंगे और आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। देखिए, बैंग बैंग मूवी भी आई थी। बैंग मतलब क्या होता है, विस्फोट होता है, और बिग मतलब बड़ा, तो महाविस्फोट। महाविस्फोट सिद्धांत है क्या और इसमें किन बातों को कहा गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बेल्जियम के भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम है जॉर्ज लेमेटेयर। एक एक चीज़ें हमारे साथ आप देखते चलिएगा और कोशिश करिएगा आप बाद में एक बार देखने के बाद नोट्स बना लें इसकी। जॉर्ज लेमेटेयर कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं। सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, कहाँ का था वो व्यक्ति, इसमें क्या कहा गया। देखिए, जॉर्ज लेमेटेयर ने कहा कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 बिलियन ईयर एगो, ठीक है ना, क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड एक गोला था। कैसा गोला, जलता हुआ गोला, एक आग का गोला था ना, जिसमें बहुत ज़्यादा तापमान था। तापमान की अधिकता के कारण इससे अग्नि की लपटें निकल रही थी, और कहते हैं कि अचानक से इसमें किसी कारणवश तापमान में और वृद्धि एवं घनत्व में वृद्धि होने लगी, और ये क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट को क्या कहते हैं, बिग बैंग। अब विस्फोट के बाद हुआ क्या कि जितने भी इसमें गैसें या अन्य पार्ट थे वो सब क्या हो गए, दूर दूर जाके घूमने लगे, टहलने लगे, चक्कर काटने लगे। फिर हुआ क्या, समय के साथ ये सभी पार्ट धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। तो कहा गया, ये इन्होंने ये बताया जॉर्ज लेमेटेयर ने, कि जहाँ पर 1000 हाइड्रोजन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गए,
वहीं पर, और ये धीरे धीरे क्या, जैसे ही क्या हुआ, जैसे संख्या 1000 पहुंची कहीं पर, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम के 100 एटम हैं अभी किसी क्षेत्र में, ठीक, तो उनमें टकराहट की संख्या कम होगी, वो कम टकराएंगे। परंतु 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्षेत्र में मान लीजिए इतने हाइड्रोजन एटम आ जाएं कि उनकी संख्या 1000 हो जाए, टकराने की संख्या क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा वो टकराएंगे क्योंकि संख्या बढ़ गई है, स्थान उतना ही है। जब टकराएंगे तो उनसे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और इसी एनर्जी फॉर्मेशन के दौरान इसी स्थान पर किसका निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ। अर्थात जैसे हमारा सूर्य है उसी तरीके से कई तारे बने, ठीक, परंतु है क्या, वो तारा अभी भी गर्म है और वो अभी भी बहुत तेज़ी के साथ क्या है, घूम रहा है। और इसी घूमने के क्रम में हुआ क्या कि उस तारे से कुछ पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया, अलग अलग पार्ट उससे अलग हो जा रहे हैं चूंकि ये चक्कर काट रहा है। और इसके अलग होने के बाद जो पार्ट इससे अलग हुआ उसे नाम दिया गया ग्रह। क्या नाम दिया गया, ग्रह नाम दिया गया, ठीक है ना। तो ग्रह बन गए। अब हुआ क्या कि ग्रह भी, ये प्रक्रिया त्वरित रूप से नहीं हो रही, ये प्रक्रिया क्या लाखों वर्षों में संपन्न हो रही है। और ये ग्रह भी क्या कर रहे हैं, इसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं जिससे इनका निर्माण हुआ, घूम रहे हैं तेजी के साथ। हुआ क्या, कुछ समय बाद इनसे भी, चूंकि ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है, इनसे भी एक पिंड क्या है या दो पिंड अलग अलग ग्रहों से अलग अलग मात्रा में पिंड क्या है निकल कर बाहर चले गए। इन्हें क्या कहा गया, उपग्रह कहा गया, ठीक। और बाकी भी कुछ इस तरीके से मैटर्स इनसे निकले जो आज भी क्या है, ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसी थ्योरी को, पूरी थ्योरी को कि ब्रह्मांड किस तरीके से बना, जॉर्ज लेमेटियर ने नाम दिया बिग बैंग या महाविस्फोट थ्योरी। तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बताती है, ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में। ब्रह्मांड का निर्माण किस तरीके से हुआ, एक विस्फोट हुआ, विस्फोट के जरिए धीरे धीरे क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से तारे का निर्माण हुआ, फिर ग्रह का निर्माण हुआ और फिर उपग्रह का निर्माण हुआ। अब हमें बेसिकली यहाँ कुछ पॉइंट्स को पढ़ना रहता है। जैसे आपका कई कन्फ्यूजन भी होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा इस चीज़ को तो आप कन्फ्यूज़ भी होंगे, तो आज आपका वो कन्फ्यूजन भी हम थोड़ा सा दूर किए देते हैं। जैसे कि जब तारों, ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हो गया तो बाकी जो पॉइंट्स आते हैं वो क्या हैं। जैसे आप कुछ पॉइंट्स सुनते हैं, उनमें से एक है गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में आप सुनते हैं, गैलेक्सी की कुछ किताबें हिंदी निहारिका भी देती हैं, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसकी हिंदी निहारिका है, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा आकाश गंगा, अर्थात इसका दूसरा नाम है मिल्की वे। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात, हमने उल्का पिंड सुना है थोड़ा सा, उल्का पिंड क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है थोड़ा सा क्षुद्र ग्रह, ये क्या होते हैं। तो पहले हम इन 4 पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनमें से पहला है गैलेक्सी। गैलेक्सी अर्थात निहारिका, इसका आशय यह उस शब्द से होता है या उस स्थान को डिनोट करता है जहाँ पर कई सारे तारे, ग्रह और उपग्रह एवं अन्य पिंड एकत्रित होते हैं, जिस तरीके से हमारा सौरमंडल है। तो उस एक बड़े भाग को क्या नाम दे देते हैं हम, गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा। माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में अनंत संख्या में क्या है, आकाशगंगाएं हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रश्न आता है, जो हमारा सौरमंडल है अर्थात जिसका मुखिया सूर्य है, उसकी क्या कोई आकाशगंगा, क्या कोई गैलेक्सी है। तो आता है नाम किसका, मिल्की वे का, अर्थात हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर जब आकाशगंगा वही है तो इसका नाम अलग क्यों है। मैंने आपको इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे सभी चोर आदमी हैं परंतु सभी आदमी चोर नहीं हैं, अर्थात दुनिया में जितनी भी मिल्की वे होंगी वो क्या होंगी, आकाश गंगाएँ होंगी, परंतु सारी आकाश गंगाओं का नाम या सारी निहारिकाओं का नाम अलग अलग है। आप ऐसे समझिए कि दुनिया में जो भी गैलेक्सीज हैं उनकी खोज चूँकि अभी तक की नहीं जा सकी है, इसीलिए उनका अभी तक नामकरण नहीं किया जा सका है।
परंतु हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका हमने नाम क्या रखा है, मिल्की वे या आकाश गंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इसके आकार के बारे में चर्चा होती है, तो गैलेक्सी का आकार कैसा है ये बात आती है। देखिए, चूंकि सारी गैलेक्सीज की खोज तो की नहीं गई, इसीलिए जितनी खोज की गई उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला कहते हैं कि कुछ गैलेक्सीज ऐसी होती हैं जो वृत्ताकार होती हैं, ठीक। दूसरा कहता है कुछ गैलेक्सीज ऐसी होती हैं जो सर्पिलाकार होती हैं, ठीक। पहला कहता है वृत्ताकार होती हैं, दूसरा कहता है सर्पिलाकार होती हैं, तीसरा कहता है कुछ ऐसी भी गैलेक्सीज होती हैं जिनके आकार के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है कि किस शेप में है, मतलब उनका अनिश्चित आकार है, रैंडम आकार में है वो, ठीक है। तो ये गैलेक्सीज के 3 आकार हैं। हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, अर्थात हमारी गैलेक्सी का मतलब मिल्की वे से है। मिल्की वे कैसी है, सर्पिलाकार है, ठीक। इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब देखिए हमारे गैलेक्सी में क्या हैं, 3 भुजाएं हैं। क्या हैं, 3 भुजाएं हैं। इस तरीके से आप समझिए, कुछ इसी तरीके से भुजाएं बनी हुई, ठीक। और हमारा सौरमंडल मान लीजिए यहाँ पे है, तो हमारा सौरमंडल जिस भुजा में है उसका नाम है ओरियन आर्म, ओरियन भुजा। ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि हमारा सौरमंडल जिसमें है उसका नाम क्या है, ओरियन भुजा, ठीक है। अब अर्थात मैं आपको एक हिसाब से अपने सौरमंडल तक लेके चला आया हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पहले गैलेक्सी के बारे में जाना, फिर अपनी गैलेक्सी का नाम जाना कि मिल्की वे या आकाश गंगा है, फिर हमने जाना कि हमारी गैलेक्सी किस तरीके से है तो सर्पिलाकार है, फिर हमने जाना कि हमारी गैलेक्सी में 3 भुजाएं हैं और उनमें से एक भुजा का नाम है ओरियन आर्म जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक। तो अब हम आपको सौरमंडल तक अभी रोक रहे हैं, उसके पहले आपको बाकी पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए बाकी तीसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, उल्का पिंड। आखिर क्या है उल्का पिंड। कई बार होता है ना कि किसी स्थान विशेष पर उल्का पिंड गिरा है, तो क्या है उल्का पिंड। जैसे होता क्या, मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय तारों, ग्रहों, उपग्रहों एवं इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे पिंड हैं जो स्वतंत्र रूप से आकाश में, अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक ना। वो होता क्या है, कभी कभी चक्कर काटते काटते पृथ्वी के बेहद करीब आ जाते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है अर्थ, ठीक। इसका ये वायुमंडल है और इसी वायुमंडल के बाहर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा पिंड है जो घूम रहा है। अब घूमते घूमते हुआ क्या, मान लीजिए पिछली बार आया था ऐसे घूम के ऐसे चला गया, ठीक है ना, या यहाँ तक पहुँचा था। अब की क्या हुआ, घूम कर ही यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ से है क्या, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ज़्यादा लग रहा है। पिछली बार ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ था तो कम लगा था, इसीलिए इसको एक खींच नहीं पाया था। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकती है। अब कि यहाँ पहुँचे तो इसको पृथ्वी ने क्या किया, अपनी तरफ तुरंत खींच लिया, क्योंकि ये पिंड है, छोटा है, खींच कर क्या हुआ, अंदर चलाया। तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है, ठीक, वायुमंडल अर्थात गैसों का आवरण, जैसे ही इन गैसों के आवरण में प्रवेश करता है यह पिंड, गैसों के आवरण क्या क्या होता है, धूल कण होते हैं, उनसे रगड़ने लगता है। और जब रगड़ने लगता है तो आप जानते हैं रगड़ने के कारण अग्नि उत्पन्न होती है और ये जलने लगता है, ठीक है। अब पृथ्वी के वायुमंडल की जो सर्वोच्च ऊंचाई अभी तक मानी गई हो कितनी है, 1000 किलोमीटर। ये घटना 1000 किलोमीटर पर हो रही कि इसका जलना शुरू हो रहा है। होता है क्या, ये जलते 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 पृथ्वी तक आते 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 क्या है, खत्म हो जाता है रास्ते में ही जलकर। परंतु एक घटना ऐसी भी हुई जिसमें ये जलते जलते क्या है, पृथ्वी पर आके गिरा, ठीक। ऐसे पिंड जो पृथ्वी पर आते आते गिर जाते हैं उन्हीं को उल्कापात कहा जाता है, कि उल्का गिर गया फला जगह। और इन्हीं पिंडों को जो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर आ जाते हैं इन्हीं ही उल्का पिंड कहा जाता है। ऐसी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र में हुई, और आज के कार्बोनिफेरस, उत्तर कार्बोनिफेरस युग में ये घटना हुई थी कि महाराष्ट्र में एक उल्का पिंड का पात हुआ था। उसके कारण क्या हुआ था, जब उल्का पिंड गिरा, मान लीजिए अर्थ का ये सरफेस है,
यहाँ पे उल्का पिंड गिरेगा तो क्या होगा, दबाव जनरेट होगा, इस तरीके से गड्ढा बन जाएगा। और उसी गड्ढे में सालों करोड़ों साल बाद क्या है, जब पानी भर जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, झील का नाम दे दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है, कई बार इस दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर से, आप आगे पढ़ेंगे मैग्मा किस तरीके से ऊपर आता है, तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आ जाता है। तो मैग्मा के कारण ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। तो उल्का पिंड के गिरने के कारण, या यूँ कहें कि उल्का पिंड के पात से बनी एकमात्र क्रेटर झील भारत में है, उसका नाम है लोनार। इसको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है, लोनार। ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रश्न ऐसे बने हैं कि लोनार झील किस तरीके की झील है, क्रेटर झील है, क्योंकि मैग्मा बाहर आ रहा है। मैग्मा जब बाहर आता है कहीं पर भी अगर ऐसी झील बन रही है तो उसे क्रेटर झील ही कहेंगे। दूसरा पूछा गया कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा ये पूछता है, कई बार मैंने देखा कि पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी झील ऐसी है जो क्रेटर झील है, तो लोनार झील है। यहाँ से जो भी प्रश्न थे उल्कापात से हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए हुआ क्या कि जब ग्रहों का निर्माण हो गया, तो ग्रहों के निर्माण के बाद क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इनमें विस्फोट हो गया। मान लीजिए कोई पिंड है, इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है, घूमने लगा। अब भी ये क्या है, सारे पार्ट्स मिलकर सूर्य का ही एक चक्कर लगाते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन हैं क्या, इनके आकार बहुत छोटे हैं, इसी कारण से इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आप ऐसा अगर क्षुद्र ग्रह देखेंगे तो बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। अभी हम आगे अपने सौरमंडल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं अपने सौरमंडल की तरफ। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल से लगभग प्रश्न पूछे जाते रहे, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आपका आरओ हो। आप देखेंगे बड़े ही आसानी के साथ आप उन प्रश्नों को कर सकेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम ही है सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा जो परिवार है उसका मुखिया कौन है, सूर्य। पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें इसके बारे में कुछ जानकारी। सौरमंडल अर्थात मुखिया कौन है, सूर्य। मुखिया उसे बोलते हैं, घर का प्रमुख वह होता है जो एनर्जी का सोर्स होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और सूर्य हमारे परिवार की एनर्जी का सोर्स है। हमारे परिवार में कुल मिला के 1 तारा अर्थात सूर्य स्वयं और 8 ग्रह हैं। 8 क्या है, ग्रह। ठीक, इनके अलग अलग नाम है, आप पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, कई उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या आपको नहीं रटनी है, नहीं तो आप रटने लगे। ठीक, क्षुद्र ग्रहिकाएँ भी हैं, मैंने आपको बताया। तो इन सब चीज़ों से मिलकर, इन सभी नामों से मिलकर हमारा क्या है, सौरमंडल बना हुआ है, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य है। सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा रिलीज होती है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, हम इनके ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए पहले हम एक फिगर थोड़ा सा बनाएंगे, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य। सूर्य के बाद हमने आपको बताया 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह जैसे हम लाइन से बनाते हैं उस तरीके से वो 8 ग्रह नहीं है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, लाइन से इसको बना लेते हैं। सूर्य है, सूर्य के बाद क्या है, मरकरी। मरकरी अर्थात बुध। बुध के बाद क्या है, शुक्र। शुक्र अर्थात वीनस। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात अर्थ। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल। मंगल अर्थात मार्स। मंगल के बाद क्या है, जुपिटर अर्थात बृहस्पति। जुपिटर के बाद क्या है, शनि। शनि अर्थात सैटर्न। इस पे छल्ले पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या है, अरुण। अरुण अर्थात यूरेनस। उसके बाद वरुण। वरुण अर्थात नेपच्यून। ये कितने हो गए, आप देखेंगे 4 ये 4 ये, अर्थात परिवार कितने ग्रहों का है, 8 ग्रहों का है। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, इनको भी हमने जब अध्ययन किया तो ये पाया कि इनमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कहीं पर सेम हैं और कहीं पर डिफर करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि जो 4 शुरू के तारे हैं, सूर्य से जो 4 स्टार्टिंग के तारे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं।
पार्थिव ग्रह। 4 जो शुरू के ग्रह हैं इनको क्या बोलेंगे? पार्थिव ग्रह। या चूंकि सूर्य से अंदर की तरफ हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? तो 4, 3 इसमें से कोई देगा, कोई एक इधर से दे देता है। और जुपिटर को शामिल करते हुए बाकी जो 4 ग्रह हैं इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं या जोबियन ग्रह भी कहते हैं। इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। क्या कहते हैं? जोबियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जोबियन का अर्थात जुपिटर से है। ये जो 4 ग्रह बाद वाले हैं जुपिटर इनके नेतृत्व में है, अर्थात इनका नेतृत्व करता एक तरीके से माना जाता है जुपिटर है। ठीक है, और उसी के जैसे कुछ इनमें गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जोबियन ग्रह कहा जाता है। दूसरा है चूंकि सूर्य से बाह्यतम कक्षाओं में है इसीलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये आंतरिक है इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह। पार्थिव का आशय ये हुआ कि इनमें जो मुख्य है वो पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। पार्थिव उसे कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इन ग्रहों से कौन से ऐसे बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं या अन्य किसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें इनका क्रम याद करना है। क्रम होता क्या? हम याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसका फोटोकॉपी जाके करवा लें, निकलवा लें, और उसके बाद इसको अपने टेबल या दीवार पर लगा लें, जिससे आप बार बार उसको देखते रहें। आप हाथ से ही बनाकर एक चार्ट में लगा लें। ठीक है, आइए सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल से आगे चलेंगे तो आपको बृहस्पति मिलेगा, बृहस्पति के बाद शनि मिलेगा, शनि के बाद यूरेनस मिलेगा। याद रखिएगा इसका नाम यूरेनस ही याद करिएगा, अरुण नहीं। यूरेनस मिलेगा, उसके बाद नेपच्यून या वरुण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक एक ग्रह को इनमें से उठाएंगे। तो 8 ग्रहों के इन क्रमों के बाद दोस्तों अब हम इन ग्रहों के पर्टिकुलर उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार होता क्या, आपने देखा होगा, पूछता है तरह तरह के प्रश्न, कौन इनमें से क्लॉकवाइज घूमता है, कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फला कोई एक उपग्रह दे देगा कि गैनीमेड किसका उपग्रह है, यूरोपा किसका उपग्रह है, रिया किसकी उपग्रह है। ठीक ना, तो इस तरीके से चीज़ों को आपसे पूछता है। तो आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों को आपको तुरंत इसी सेशन में बताएंगे। आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप तुरंत इसको डिसलाइक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम बुध के बारे में। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे से बुध बनाना है। बुध के बारे में मैं जिन पॉइंट्स को बताऊंगा आपको उन्हीं पॉइंट्स को लिख लेना है। आगे चलकर एक बार देखने के बाद, पहले एक बार पूरा सेशन देखिए, उसके बाद फिर देखिए आप लिखिए। देखिए बुध के बारे में सबसे पहली खासियत है कि इस पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। ठीक, वायुमंडल नहीं। अब आप स्वयं सोचिए, अगर कहीं पर वायुमंडल नहीं इसका मतलब क्या है, जीवन ही नहीं है वहाँ पे, जीवन नहीं। ठीक है, मामला खत्म। मतलब अब मानो इस पर क्या है, कोई ऐसा अभियान नहीं भेजेगा जिससे जीवन की तलाश की जाए। हालांकि जानकारी के लिए कोई अभियान कभी भविष्य में भेजा जा सकता है, परंतु जीवन के लिए कोई अभियान नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, आपने देखा कि सूर्य के क्या है, सबसे नज़दीक है। ठीक, तो इसको भी आपसे पूछ सकता है। कई बार होता क्या है, बहुत सरल प्रश्नों को आप गलत करके आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, चूंकि सूर्य से सबसे नज़दीक है इसीलिए इसका क्या है, परिक्रमण काल सबसे कम है। परिक्रमण काल अर्थात सूर्य के चारों तरफ घूमने का समय सबसे कम है। ठीक, क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है, सबसे कम है। सबसे कम समय में 88 दिनों मात्र में क्या है, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए इसको प्रश्न में पूछा जाता है। हमेशा प्रश्न में उस फैक्ट को पूछा जाएगा जो अनफैक्ट से अलग हो। इसीलिए कभी फैक्ट की दुकान ना लगाएं, बाजार ना लगाएं। कई बार क्या होता है कि मार्केट में तरह तरह की किताबें पड़ी हुई हैं, आप जब वीडियोज़ भी देखते हैं तो फैक्ट की भरमार वाले देखते हैं। नहीं, आपको उन क्वेश्चन को सही करना है जो साधारण से पूछे जाते हैं। बस 60% तो आप सॉल्व कर देंगे अगर अच्छी तरीके से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% सॉल्व करेंगे तो आप फेल होंगे सिर्फ। ठीक है, तो बुध के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए। ठीक है चारों, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
बुध के बाद हमारा आता है शुक्र। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इससे कई तरीके के प्रश्न बनते हैं, हम देखेंगे। देखिए है क्या, शुक्र चूंकि पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है, जितने हमने आपको बताया पृथ्वी के, आप देखेंगे तो एक तरफ शुक्र है, दूसरी तरफ मंगल, परंतु इन दोनों में सबसे करीब कौन है? शुक्र है, पृथ्वी के सबसे करीब। तो पहला पॉइंट ये बन गया, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक, पृथ्वी के नज़दीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिए है क्या, अगर हम पूरे सौर मंडल को देखेंगे तो तीसरे नंबर पर इसकी चमक है। पहले पे सूर्य है, दूसरे पे चंद्रमा है और तीसरे पर शुक्र है। परंतु अगर ग्रहों की सिर्फ बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक, तीसरी इसकी खासियत क्या है कि चूंकि ये पृथ्वी से सुबह में दिखाई देता है और शाम को दिखाई देता है, इसीलिए इसे सुबह शाम या सांझ और भोर का तारा कहते हैं। सांझ और भोर का तारा, भोर मतलब सुबह, सांझ मतलब शाम। ठीक है ना, तो सांझ और भोर का तारा इसे कहा जाता है। ठीक है ना, तारा का मतलब ये नहीं तारा है, ये सामान्यतः हम तारे और ग्रह को लेमन टर्म में तारा ही बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सांझ और भोर का तारा इसे कहते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा, दो अभी तक मैंने आपको ग्रह ऐसे बताए हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पहला बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, दूसरा शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और क्या इसकी खासियत है? इसकी एक खासियत ये भी है कि इसका आकार एकदम पृथ्वी के जैसा ही है, पृथ्वी के सदृश है। इसीलिए इसको दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक, ट्विन सिस्टर है पृथ्वी की, जुड़वा बहन है कौन? शुक्र। तो प्रश्न आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तरीके से पूछे गए हैं कि सांझ और भोर का तारा कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है। ठीक है ना। तो और एक चीज़ खासियत क्या है, आप पूरे सौर मंडल में देखेंगे तो दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। पहला शुक्र और दूसरा अरुण, अरुण अर्थात यूरेनस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा जितने भी लोग मिलेंगे, जितने भी ग्रह मिलेंगे, वो सारे क्या हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे। पश्चिम से क्या करेंगे? पूरब की तरफ जाएंगे। परंतु ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा। अगर मान लीजिए हम एक घड़ी बनाएं, अब घड़ी में इस तरीके से जो गति करेगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज कौन करते हैं? दो लोग, शुक्र और अरुण। ठीक है ना, या यूरेनस। दूसरा, अगर कोई इस तरीके से गति करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? इन दोनों के अलावा बाकी सारे हैं, अर्थात बुध भी है, पृथ्वी भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है, शनि भी है और वरुण भी है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, और साथ ही साथ शुक्र को एक जानकारी के लिए और बता दें आपको, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका दाब जो है बहुत ज़्यादा है। प्रेशर कुकर ग्रह। ठीक है, इसमें दोस्तों है क्या, सल्फर ऑक्साइड एवं कार्बन ऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो मानव के अनुकूल नहीं है। तो शुक्र ग्रह पर भी मानव जीवन की बहुत ही अल्प संभावना है। ये जानकारी थी शुक्र की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, आगे जानेंगे पृथ्वी के बारे में। थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि हमें पूरा भूगोल पृथ्वी पर ही बेस करके पढ़ाना है। ठीक है, साथ में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। देखिए, पृथ्वी के बारे में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी क्या आपको दे सकते हैं, क्या आपसे साझा कर सकते हैं, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही। देखिए, पृथ्वी को सबसे पहले क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 71%, अर्थात 29% इस पर क्या है? स्थल है। यहाँ से एक पॉइंट ये भी दिमाग में रखिए, कई लोग तो यही भूल जाते हैं, पानी कितना है? 71%। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए जानकारी हम आपको दें तो पानी का जो जल का 71% वाला क्षेत्र है, उसे हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने में? 5 भागों में बांटते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, महासागर। इन महासागरों के आप नाम याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम से पूछता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, भविष्य में सबसे बड़ा महासागर कौन होगा, या सबसे छोटा महासागर क्या है। तो मैं आपको आसान से शब्दों में आपको बताऊंगा कि महासागरों को याद करने के लिए आप कैसे याद करें, चुटकियों में मात्र महासागरों को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्रम लिखेंगे। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, अटलांटिक महासागर है। ठीक, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर या इंडियन ओशियन है। ठीक, हिंद महासागर के बाद जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है वो दक्षिणी महासागर है। ठीक, साउथ में सबसे स्थित है। उसके बाद क्या है, पांचवा जो सबसे छोटा या यूँ कहेंगे पांचवा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर। ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे हम सबसे बड़ा वाला याद कर लें, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा है, और परंतु ये भविष्य में सबसे बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे प्लेटों में धंसाव हो रहा है, प्लेटें क्या हैं, दूर जा रही हैं। भविष्य में क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या क्या हो सकती है, किस तरीके से हम इसको याद करें। देखिए एक शब्द जिसके पीछे दुनिया लगभग पागल है, ठीक है ना, इंसानों ने इसको बनाया अपनी सहूलियत के लिए, फिर इसने इंसानों से उसकी सहूलियत छीन ली। ये शब्द कौन सा है भैया, पैसा। कौन सा शब्द है, पैसा। ठीक है, पैसा आप याद रखिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ किस तरीके शब्दों को जोड़ेंगे। पी से पैसिफिक ओशियन, ठीक, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर, एस से सदर्न ओशियन अर्थात साउथ वाला दक्षिणी महासागर, फिर ए से आर्कटिक महासागर। तो इस पैसे की मदद से आप सारे महासागरों का क्रम याद कर सकते हैं। ठीक, आपका आसानी से यहाँ से प्रश्न सही हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29% स्थल को क्या है, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है, हम आपको यही बता दे रहे हैं, एशिया। देखिए क्रम याद होगा आपको, हो सकता है आप सोचें कि ये तो पता है सब, लेकिन आप भूल गए होंगे। एशिया के बाद क्या है, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक, अफ्रीका के बाद क्या है, तीसरा उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा है। दक्षिणी अमेरिका के बाद अब सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ये होती है गलत करने की, पांचवा सबसे बड़ा कौन सा है, तो पांचवें में याद रखिएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 5 मुख्यतः शब्द हैं जो पूरे पूरे हैं। अब ठीक है ना, इसको आप याद रखिए, 5 अक्षर हैं इसमें। ठीक है ना, अंटार्कटिका पांचवें पर है। अंटार्कटिका के बाद यूरोप छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी कभी कभी लिखा मिलता है इसको, परंतु बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है लिखने की दृष्टि से। ठीक है, कुछ लोग तो मैंने देखा अच्छे खासे टीचर ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं, वो क्या है, क्या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो उसको दिमाग में रखिएगा। एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दोस्तों अंटार्कटिका है। छठवां जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप है, उसके बाद ओशिनिया है। अफ्रीका महाद्वीप को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे काला महाद्वीप, क्योंकि यहाँ के 50% भाग की हमें जानकारी ही नहीं है। दूसरा भविष्य का महाद्वीप, क्योंकि माना जाता है वर्तमान में ये महाद्वीप बहुत त्रस्त है, और भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब ये इसका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा, दुनिया के लिए ये आय का स्रोत बनेगा। ठीक है दोस्तों, ओशिनिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको अभी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। देखिए पृथ्वी को हमने बताया कि नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा, पूरे सौर मंडल में अभी तक एकमात्र ऐसा यह ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है ना, अब बाकी हम जानकारी को पृथ्वी से संबंधित जो भी है उनको बाद में हम पृथ्वी से संबंधित टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाद हम मंगल ग्रह को, पहले हम आंतरिक ग्रहों को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था आंतरिक ग्रहों को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और इन पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। हमने पृथ्वी पढ़ लिया, अब हम चलते हैं मंगल की तरफ। मंगल अर्थात मार्स। ठीक है, मार्स की तरफ चलते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए है क्या, मंगल में सबसे लास्ट में क्या है, ला।
हमें कुछ नहीं करना, हमें शब्द से ही देखना। इसका असर क्या हुआ, ये कैसा है, लाल ग्रह है, पहला काम इसका खत्म। ठीक, क्यों लाल ग्रह है, क्योंकि इस पे इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता। ये सारे प्रश्न पूछे गए इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। दूसरी बात क्या है, मंगल ग्रह पर ही हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पीक है, जो चोटी है, निक्स ओलंपिया, वह स्थित है, इसको याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया। ये लगभग दोस्तों 25 किलोमीटर ऊंची है, अर्थात अगर हम देखें तो एवरेस्ट से हमारी क्या है, लगभग 3 गुना है, क्योंकि एवरेस्ट हमारी कितनी ऊंची है, 8,850 मीटर इस समय है, ठीक है ना, पहले 8,848 थी, 2 मीटर का इसमें उन्नति हुई है। क्यों, क्योंकि नीचे सेडिमेंट अवसाद भरे हुए हैं और अवसाद में उसमें वलन पड़ रहा है, फोल्ड पड़ रहे हैं। इसको आप बाकी जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे किस तरीके से फोल्ड पड़ते हैं, माउंटेन्स का किस तरीके से निर्माण हुआ। तो मंगल ग्रह के बारे में इतनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। निक्स ओलंपिया है, लाल ग्रह है, ठीक है। अब एक दो चीज़ें यहाँ पे और आती हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे आप जब बुध को पढ़े तो वहाँ कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, परंतु दोस्तों पृथ्वी पर जब आए तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, इसको आप जानते रहिए, जानते भी होंगे, ठीक है। इसका खत्म हो गया काम। अब देखिए है क्या, मंगल के 2 उपग्रह हैं, कितने हैं, 2। कौन कौन, एक का नाम है फेबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। एक का नाम है फेबोस, दूसरे का डेमोस। डेमोस है क्या, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डेमोस। किसका उपग्रह है, मंगल का। ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि हमारे सौरमंडल में स्थित डेमोस जो कि सबसे छोटा उपग्रह है वह किस ग्रह से संबंधित है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, मंगल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए उपग्रहों से संबंधित कुछ चेंजेस भी हुए हैं हालिया दिनों में, जिनको हम आपको बताएंगे, ठीक। मंगल के बाद हम चलते हैं बाह्य ग्रहों की तरफ या जोबियन ग्रहों की तरफ, जिनमें सबसे पहला जो आता है वह आता है बृहस्पति, बृहस्पति अर्थात जुपिटर, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसे तारा एवं ग्रह दोनों कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें तारों के कुछ गुण पाए जाते हैं, ठीक है, वो बात का मामला है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि इसे तारे और ग्रह दोनों की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे पूरे सौरमंडल में जो सबसे ज़्यादा आकार का था, सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन है, जुपिटर है। इसको कह सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह, ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा तारे और ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है। इसके पहले क्या थे, पहले इसके पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह थे 66, परंतु वर्तमान में क्या है, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह। याद रखिए दूसरे नंबर पे चला गया है, कौन है जो नंबर 1 पे आया है, उसके बारे में हम अभी आपको जानकारी देंगे, ठीक है। इसके उपग्रहों में कुछ नाम ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे यूरोपा, गैनीमेड। देख याद रखिएगा, यूरोपा क्या है, यूरोपा एक क्षुद्रग्रह भी है, उसका भी नाम यही है, 252 उसके नाम के आगे लगा है, यूरोपा, गैनीमेड, एक है कैलिस्टो, एक है लो, ठीक है ना, या आयो भी बोलते हैं, ठीक। इनमें से दोस्तों गैनीमेड हमारे सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। अब ध्यान क्या देना है, सबसे बड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है और इसी के पास क्या होगा, सबसे बड़ा उपग्रह होगा, उसका नाम क्या है, गैनीमेड, ठीक है। आशा करते हैं जुपिटर से रिलेटेड आपको जानकारी समझ में आ रही होगी, ठीक। आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी भी ग्रहों को हमें इसी समय ध्यान में रखना है, ठीक। इतना ही एग्जाम में पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। अब जुपिटर के बाद आगे चलते हैं शनि के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक। शनि अर्थात सैटर्न, इस पर सबसे पहली खासियत क्या है, शनि में आप देखते हैं इस तरीके से बना रहता है, ये है क्या, छल्ला है। छल्ले को अगर पढ़े लिखे की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, वलय। ये किसका बना है, तो धूल और बर्फ का है। कई बार हम देखते हैं तो ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि धूल और बर्फ से क्या है, वाइट वाइट नजर आता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे दूर का क्या है, ग्रह है, नंगी आंख से जो देखा जा सकता है, सबसे दूर का ग्रह,
जिसे क्या देखा जाएगा, नंगी आंखों से देख, बिना किसी दूरबीन की मदद से, समझ रहे हैं, दिखाई देता है ये। ठीक, कहा जाता है, कुछ भूगोलवेत्ता इस पे भी बताते हैं कि इस पे हीरों की बारिश होती है। किसकी बारिश होती है? हीरों की बारिश होती है। ठीक, तो अब कि जब आप तारों के शहर में जाएं तो कोशिश करें कि शनि पे जाएं और हीरा वहाँ से क्या करें, लेके आएँ। ठीक है ना, तो हीरों की बारिश किससे होती है? शनि पर होती है। ठीक है ना, इस पे वलय पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, हालिया शोधों के अनुसार पूरे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसकी हो गई है? शनि की हो गई है 82। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अगर शनि नहीं देता ऑप्शन में तब आपको बृहस्पति लगाना है, परंतु अब जान लीजिए चूंकि 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, वे प्रश्न पूरी प्रबलता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ पूछे जाने की संभावना है। तो 82 सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसकी है? शनि की। ठीक है, जिनमें 2 प्रमुख हैं, एक तो टाइटन और दूसरा फोबे, और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम आपने सुना ही होगा, रिया। इसको याद करने की एक सामान्य से आप जान सकते हैं, रिया का मैटर किससे था? सुशांत सिंह से। एक अभिनेता थे, आप इनसे परिचित ही होंगे, सुशांत सिंह राजपूत से। तो सुशांत के जीवन में रिया क्या बन के आई थी? शनि बन के आई थी। क्या बन के? शनि बन के आई थी ना, कि इनका जीवन खत्म कर दी। तो शनि का क्या है? रिया से कनेक्शन है, अर्थात शनि का क्या है? उपग्रह है कौन? रिया। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं यूरेनस पर। ठीक, यूरेनस के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूरेनस से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यूरेनस अर्थात अरुण, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्यों? क्योंकि इसका झुकाव जो है अपने अक्षों के प्रति वह 0 है, झुकाव 0 डिग्री है। ठीक, ये नारंगी रंग का दिखता है थोड़ा सा, मीथेन की अधिकता के कारण। जितने भी तारों पर मीथेन पाई जाएगी वो नारंगी रंग के दिखाई देंगे, नीले नारंगी कलर के थोड़ा सा आपको दिखाई देंगे। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? कई बार प्रश्न बना है, यूरेनस या अरुण को कहा जाता है। ठीक, दूसरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका झुकाव क्या है? 0 डिग्री पर है। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना, रंगों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अध्ययन न करें और बहुत ज़्यादा परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल में ना उलझे रहे, नहीं तो आप उतना क्वेश्चन नहीं टैकल कर पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं नेपच्यून या वरुण के बारे में। देखिए, वरुण क्या है? ये सबसे बाह्यतम ग्रह है। पहली बात तो बाह्यतम ग्रह है। उसके बाद क्या है? इसका परिक्रमण काल, चूंकि क्या है, सबसे बाहर है तो परिक्रमण काल इसका क्या होगा? सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक इसका परिक्रमण काल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है सूर्य से, तो सूर्य तक एक चक्कर लगाने में क्या लेगा? सबसे ज़्यादा यहाँ से आएगा, सूर्य यहाँ है तो इस तरीके ज़्यादा चक्कर लेगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? ये सबसे ठंडा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, सबसे ठंडा ग्रह भी है। तीसरी बात, इसके पथ को, इसके रास्ते को, इसके मार्ग को कौन काटता है? प्लूटो। प्लूटो का नाम आपने सुना होगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? यम ना। पहले ये क्या था? पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 से पहले कितने ग्रह होते थे? 9 ग्रह होते थे। परंतु बाद में प्लूटो को ये देखा गया, पहली बात तो प्लूटो का आकार छोटा है, दूसरी बात क्या है कि प्लूटो वरुण की रास्ते को काट देता था, वरुण की कक्षा से होकर सूर्य का चक्कर लगाता था। जबकि जो ग्रहों की परिभाषा है उसके अनुसार पहली बात तो आकार बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात उसे किसी दूसरे पिंड की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, अर्थात उसका पथ क्या है? निश्चित होना चाहिए। तो इन्हीं शर्तों के उल्लंघन के कारण प्लूटो क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। 2006 में तारों की नई परिभाषा आई थी और ग्रहों की सारी उसमें नई परिभाषा आई थी, जिसमें प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, प्लूटो अब ग्रह नहीं है। आपको कभी भी ये मूर्ख बनाने के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न। तो क्या देखा गया कि प्लूटो के जैसे कई अन्य छोटे छोटे पिंड हैं जिनको नया नाम दे दिया गया प्लूटाइड। आपसे पूछ सकता है कि प्लूटाइड क्या है? तो प्लूटाइड प्लूटो संदर्भ या सदृश, प्लूटो के जैसे पिंडों का एक समूह है जिसे हम प्लूटाइड नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा 8 ग्रहों का क्रम,
और उनसे संबंधित जानकारी। यहाँ से कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपसे बन सकते हैं। मैं आज आपको पूरा सौरमंडल खगोल की बता के छोड़ूंगा जिससे कोई यहाँ पे डाउट ना रहे। जैसे एक प्रश्न बनता है प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष क्या है? पहले तो यही पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। ठीक है। एक और पूछता है पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इससे बड़ा कुछ नहीं बना है अभी तक मात्रक में दूरी के। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.3 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। एक और आता है ब्रह्मांडीय वर्ष। ब्रह्मांडीय वर्ष वह है जब हमारा सौरमंडल हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है ना। एक ब्रह्मांडीय वर्ष बराबर 25 करोड़ साल। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा दिमाग में। 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके 2 तो ये जरूरी पूछी जाती हैं। आप इसको सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर नहीं सॉल्व किए आप देखेंगे भविष्य में कि प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों जरूर पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मांडीय वर्ष भी आप साथ में याद रखिएगा। एक जानकारी और आती है यहाँ पे प्रश्न के रूप में, हमसे पूछता है क्षुद्र ग्रहिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। मैंने क्षुद्र ग्रहों के बारे में आपको बताया था कि कुछ ग्रह ऐसे क्या होते हैं जो टूट जाते हैं, जो फूट जाते हैं। तो जब टूट फूट कर भी वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो हमारे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह आप जानते हैं जोवियन ग्रह का मुखिया है, और उसके पहले क्या है, मंगल ग्रह। इन दोनों के बीच में एक पट्टी के रूप में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 48,000 के आसपास है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो आपसे पूछता है कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में। अब मान लीजिए हमको याद करने से मतलब है, तो बृहस्पति को हम वा से लिखते हैं, मंगल को माँ से लिखते हैं। तो इसको हम बम बना लें। तो बम जहाँ पर भी गिरेगा क्या होगा, वहाँ विस्फोट होगा। विस्फोट होगा तो चीज़ें क्या करेंगी, टूट फूट जाएंगी। तो टूट फूट कर क्या बनेंगे, क्षुद्र ग्रह। आप इसको तुरंत याद कर लेंगे कि बम गिरने से क्या होगा, विस्फोट होगा, क्षुद्र ग्रह बन जाएंगे। ठीक है ना। तो किसके बीच में पाए जाएंगे, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाएंगे। इतना आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो सौरमंडल से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है पुच्छल तारे को लेकर। पुच्छल तारा है क्या? ठीक है, पुच्छल तारा दोस्तों वह होता है जब कोई पिंड सूर्य के बहुत करीब आता है। तो चूंकि सूर्य का टेम्परेचर क्या है, अगर आप देखेंगे बाह्य सतह का, प्रकाश मंडल का सिर्फ इसके टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। अंदर का तापमान देखेंगे तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 1.5 करोड़ है अंदर का, बाहर का सिर्फ 5500। तो इसके पास जब आता है तो इसमें पिघलाव शुरू हो जाता है। कैसे पिघल जाता है, और पिघल कर इसका एक पार्ट क्या है, पीछे की तरफ ऐसे लटक जाता है। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पूछ। ये पुच्छ का निर्माण इसमें हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा बोलते हैं। और ये प्रश्न ये पूछा गया है कि इसकी जो पूछ होगी वो हमेशा क्या होगी, सूर्य के विपरीत होगी। सूर्य जिस भी दिशा में होगा उसके विपरीत होगी, सूर्य की विपरीत दिशा में होगी। इसको आप याद रखिएगा, सूर्य की विपरीत दिशा में होगी। ठीक, कौन, पुच्छल तारा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो खगोलकी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें आप डाउटफुल रहते हैं। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा है, कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या yogendratimes@gmail.com पर हमसे मिल सकते हैं। आप वहाँ पे अपने प्रश्नों को हमसे शेयर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।